एक सीन अपने आप में जो लोगों को इमोर्टलाइज कर दिया था, वो पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ने वाला गदर में। सेकेंड सीजन में फिर से हैंडपंप को वो देखता है वो। Why did it take 25 years to make the sequel to it? Because मैं राखी जी के पास गया था तो राखी जी ने मुझे देखा, शॉक्ड हो गई। उनको लगा ये ब्लफ हो गया, इतना ये छोकरा कैसे आ जाए। 4 घंटे तक नरेशन दिया। वो बोलती अच्छा और सुना और सुना और सुना। लिफाफा निकाला, क्या है इसमें? मैंने कहा साइनिंग है, 1001 रुपया है। मेरे ऐसे देखने लगी। उस जमाने में प्रियंका चोपड़ा वाज नॉट अ बिग नेम। आपने सोचा नहीं कि आप एक इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं और एक नई लड़की को लेकर बना रहे हैं। बात करने में जो मैंने उनमें कॉन्फिडेंस देखा, मिस वर्ल्ड होके आई थी, मुझे लगा ये लड़की एकदम राइट है मेरे रोल के लिए। पिछले 10 दिन से सिर्फ धर्मेंद्र ही चल रहा है। धर्म जी के अलावा कुछ नहीं चल रहा सोशल मीडिया पे। मेरी लास्ट मुलाकात धर्म जी से सुना देता हूँ। यार अनिल बेटा, मेरे लिए बहुत कमाल का एक रोल लेके आया। यार कैमरा मेरी महबूबा है, वो मुझे बुला रही है, मुझे जाना है उसके पास। ऐसे बड़े बड़े हाथ ऐसे कर मैंने कहा सर जरूर करूँगा। मुझे थोड़ी मालूम था। मैं बाहर निकला, वो ऐसा देख रहे थे मेरे को। मैंने फिर दरवाजे से ऐसे हाथ जोड़ा। वो मेरी लास्ट मुलाकात थी जब मैंने उनको देखा। मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दोस्तों गुड इवनिंग, आपका स्वागत है SAZ फाइल्स पे। और मैं इस वक्त आज के बहुत खास मेहमान जनाब अनिल शर्मा साहब का स्वागत करता हूँ इस शो पे। ही इज अ फेनोमेनल क्रिएटर। मैंने एक बहुत बड़ी बात कही है जो मेरे कुछ दर्शक अभी समझ जाएंगे। जो फेनोमेनल होता है उनको ने क्रिएट किया है जनाब शर्मा साहब ने। और शुरू से जब उनकी पूरी कहानी और ये पूरी दास्तान सुनेंगे, यू विल बी इक्वली एक्साइटेड द वे आई एम और आई वाज सिंस द टाइम मैंने अपने जवानी से ये कहानियाँ देखी हैं। हम सबसे इंटरेस्टिंग एनेक्डोट से शुरू करते हैं। आपको पता है हुकूमत जो बनी थी 1987 में, विच काइंड ऑफ ऑलमोस्ट प्रोजेक्टेड धर्मेंद्र द ही मैन, जिनका अभी हाल में ही देहांत हुआ है और खुदा उनकी आत्मा को शांति दे। तो वो हुकूमत में ही वॉज अ सुपर हीरो। उसमें जनाब अनिल शर्मा साहब ने बहुत जबरदस्त काम किया था। विलन का नाम रखा था जावेद मियांदाद। विलेन का नाम तो DBDN था, जावेद मियांदाद। हाँ, वो तो बड़ा सा डॉन था डिवीजन तो। हाँ, सुधीर कैरेक्टर का नाम जावेद मियांदाद था। मियांबाद। अच्छा। और जब पर्दे में धर्मेंद्र चिल्लाते थे जावेद मियांदाद, दर्शकों की तालियों से वो पूरा जो घरघरा उठता था। तो मैं ऐसे जानना चाहता कि क्या आइडिया आया था जो आपने सोचा कि इस आदमी का नाम जावेद मियांदाद पे रखूं मैं? क्या हुआ था जी कि जावेद मियांदाद साहब का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। ओके। और उनकी क्रिकेट कमाल थी जी भारत में। विश्वनाथ जी और वहाँ पे जावेद मियांदाद पाकिस्तान। जी मजा आता था क्रिकेट देखने का, बड़ा शौकीन। जी। मैं वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स में से जैसे इमरान खान, जावेद मियांदाद और भी ऐसे 3-4 बड़े मशहूर प्लेयर थे वहाँ के, जो हमें जाहिर अब्बास, ऐसे 3-4 प्लेयर पाकिस्तान के बहुत पसंद थे। जी। जाहिर अब्बास का तो एक अमूल वालों ने प्लेयर होर्डिंग लगाया था, जाहिर अब्बास। इतनी 200 सेंचुरी मारी थी उसने। तो हुआ क्या था, जब मैं हुकूमत कर रहा था तो उन्हीं दिनों की बात है कि जावेद मियांदाद साहब ने एक लास्ट बॉल पे छक्का लगा के मैच जीत लिया था। और वो बॉल मेरे सर पर नहीं, पूरे भारत के माथे पे लगी थी। चेतन शर्मा की जो फुल टॉस बॉल में जो सिक्सर लगा था, जो भारत हार गया था उस मैच में और पाकिस्तान जीत गया। इतना गुस्सा आया शर्मा जी पे तो आया ही आया जी। इन पे भी बहुत ज्यादा आया कि साला आप इसको इतना प्यार करते और ये हमारे लास्ट बॉल पे चक्का मार के जीत गया। प्रॉब्लम हमारे प्यार की थी। हम प्यार नहीं करते तो कोई बात ही नहीं थी। हम इतना प्यार करते जावेद मियांदाद साहब को, और ये इन्होंने हमको ही हरा दिया। बट जीतेगा ना सर, वो अपने देश के लिए जीतेगा। वो राइट है, मगर उस वक्त आदमी का इमोशन अपनी तरह से सोचता है, लॉजिक नहीं सोचता। जी जी। आदमी का इमोशन अपनी तरह से चलता है, लॉजिक वॉजिक सब भूल जाता है। लॉजिक वॉजिक दिमाग में तो कोई किसी का कत्ल ही नहीं करे ना, गलत। सही बात है, ऑफ कोर्स। तो बहुत गुस्सा था, इतना गुस्सा था कि साला क्या करूं मैं इसका। जी। तो जब ये फिल्म बन रही थी हुकूमत, तो सुधीर का नाम मैं जावेद मियांदाद ना रख के मैंने कहा उससे मिलता जुलता नाम रखता हूँ, जावेद मियांदाद रख दिया और टकला कर दिया और ये वो सब किया। ये गुस्सा निकाला आपने अपना? नहीं, गुस्सा तो खैर वो तो
कहानी की रिक्वायरमेंट थी, जी मगर मेरा गुस्सा इतना ही निकाला कि उसका नाम वो किया। लेकिन जब वो धर्मेंद्र साहब बोलते थे हाँ तो पब्लिक बड़ी तालियां हाँ, बजाती पूरा सिनेमा हॉल गड़गड़ा उठता था, हाँ। गुस्से से चिल्लाते जावेद मियां वो मुझे याद। का पूरे भारत के सर पे लगा था। हाँ सही है। तो बहुत बढ़िया खिलाड़ी रहे और अच्छी बात है। और आज मुझे वो बचपना लगता है, लेकिन ठीक है, उस वक्त का इमोशन था, नहीं बचपन नहीं, इट वाज फैंटास्टिक। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ फैंटास्टिक था। लेकिन आज की मेच्योरिटी की हालत में ऐसा लगता है यार क्या बचपना किया, क्यों किया। ठीक है, जो किया सो किया, लेकिन अपना इमोशन इट निकाला। बिकेम इमोर्टलाइज्ड। एक्चुअली जावेद मियां ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करके कही थी कि ये दुनिया हिंदुस्तान को मेरी दुश्मनी का एक सबूत है कि वो अपने विलन का नाम मेरे नाम पर रखते हैं। हाँ, छक्का मारा जो उन्होंने, उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये तकरीबन 38 साल गुजर गए इस इंसिडेंट को, लेकिन लोगों को आज तक याद लोग है। आज तक याद करते लोगों को आज तक याद है। तो हुकूमत अपने आप में, he was wonderful player actually, I mean he was, yeah, but also like इंडिया के खिलाफ कुछ ज्यादा ही जोश से खेलते थे, ज्यादा जोश से खेलता था। जी। तो इसलिए आपने कहा कि उनका जोश यहाँ पे एक्सपोज किया जाए। तो मैं जानना चाहता हूँ उस फिल्म के अंदर आपने एक दो चीजें और जो है पाकिस्तान से बोरो की थी। फॉर एग्जांपल, शायद आपको अंदाजा हो कि ना हो, वो जो गाना गाते हैं हुकूमत में, जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोटी, उस खेत के हर दाने गंदुम को जला दो, ये अल्लामा इकबाल का शेर है जो बाकायदा उस गाने में, इट वाज अपने आप में बहुत ही इफेक्टिव सॉन्ग था वो। सो माय होल पॉइंट इज के डू यू रियली हैव स्पेशल कनेक्शन विद पाकिस्तान, पाकिस्तानी पोएट्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स? देखिए, क्या पाकिस्तान के अंदर जो शायर है ना, जी बहुत कमाल है जी और उनकी राइटिंग, उनके एपिसोड्स देख लीजिए, जी उनके थिएटर के प्लेस देख लीजिए, राइटिंग उनके अंदर अभी भी, मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान जिंदा है। जी पुरानी संस्कृति, पाकिस्तान हिंदुस्तान तो पहले एक ही था, जी जी पुराना भारत उनके अंदर जिंदा है पाकिस्तान में, वो हमारी तहजीब अभी जिंदा है। जी तो इसीलिए वो आज भी बहुत ही रस्टिक हैं और आज भी उनकी कथा कहानी बहुत गहरी है, जी क्योंकि उनके अंदर वो भारत जिंदा है। भले वो पाकिस्तान है मगर भारत जिंदा है वहाँ, मैं बार बार यही कहता हूँ, क्योंकि वो कल्चर, वो संस्कृति तो हमारी ही थी, जी या हमारी क्या थी, वो भी हमारे ही थे, सेम थे, वो अलग थोड़ा ही था। तो वो जिंदा है, इसीलिए उनकी हीरोइनें देखो इतनी खूबसूरत होती। जी जी बस समहाउ हीरोज भी वहाँ के अच्छे रहे हैं हमेशा। उनके कई हीरो, नदीम और पुराने जमाने के कई 3-4 हीरो बहुत अच्छे थे। मोहम्मद अली, आई थिंक मोहम्मद अली, नदीम, और मैंने जावेद साहब के साथ तो काम भी किया अपने के अंदर, उनके जो जावेद साहब, जावेद शेख साहब, जी 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 जी, तो वो अच्छा है। और कवालियाँ, शायरियाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, गाना बजाना वो तो है ही अच्छा, डांस वांस सब बहुत अच्छा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप जब फिल्म बनाते हैं तो उनकी कला आपको छू ही जाती है, उससे आप बाहर नहीं निकल पाते हैं। और अगर आप वाकई कला प्रेमी हैं और वाकई आप संगीत पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका संगीत आप सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको इंस्पायर कर देता है और आप उसको यूज कर लेते हैं। तो अगर आप ये बात कह रहे हैं, जैसे आप, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी प्रभावित हैं पाकिस्तानी कल्चर से, एक्टर से, उनके उससे, तो आपकी इतनी सारी फिल्में जो हैं, जो आमतौर से देखा जाए तो उसके अंदर it's more of an anti-Pakistan movies where the villains are Pakistanis and how they have been doing so many wrong things there. तो वो कैसे हो पाता है? मेरी कोई फिल्म एंटी पाकिस्तान नहीं है। गदर 1 जैसे मैंने बनाई, कहाँ एंटी पाकिस्तान? मैंने तो यही कहा था कि गदर के उस माहौल में भी प्रेम के फूल खिलेंगे। गदर एक प्रेम कथा टाइटल है, आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ। गदर 1 में कोई भी एक बंदा बता दे कि इसमें ये खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ है। एक बंदा है अमरीश पुरी जो चाहता है उसकी जो भारत से पार्टीशन के बाद गया, यहाँ उसकी फैमिली मारी गई या उसका बेटा मारा गया, तो उसको क्यों नहीं नफरत होगी? वो नफरत कोई भारत के लोगों ने नहीं मारा। यहाँ सनी देओल था, तारा सिंह, उसके परिवार को मारा गया, तो क्यों नहीं उसको नफरत होगी? वो हालातों की नफरत थी, देश के प्रति नफरत नहीं थी। और वो अपनी लड़की को कोई मेयर बनाना चाहता है तो क्या गलत करता है? वो नहीं चाहता कोई हिंदू से उसका ब्याह हो, बड़ी राइट है, वो अपनी जगह राइट है, बड़ा सब कुछ है। तो ये सब पाकिस्तान पार्टीशन के टाइम तो ऐसी बहुत घटनाएं घटी थी। तो बल्कि द होल कंट्री, पाकिस्तान में एक भी उस आदमी सेंसिबल था नहीं, उस पूरी फिल्म के अंदर द होल थिंग, इट वाज वन मैन अगेंस्ट अ नेशन वाली कहानी। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेंसिबल थे। कई डायलॉग हमने रखे हैं इसमें, आपने सुने नहीं सुने, कि जहाँ के वो तारा सिंह के बारे में भी पॉजिटिव बातें कहते हैं।
ऐसा नहीं कहते, लेकिन जो हालात हैं, जिन हालातों में और जिन करेक्टरों से हम डील कर रहे थे, हम पूरे पाकिस्तान से तो डील ही नहीं कर रहे थे, तो हम तो अशरफ अली और उसके परिवार से डील कर रहे थे। तो अशरफ अली का और उसका जो परिवार है वो तो वही कहेगा जो उसने कहना था उस फिल्म में। उनकी थिंकिंग तो यही थी। नहीं, मुझे उस बच्चे का डायलॉग याद रह गया। उत्कर्ष जो है वो कहता है, बाबा व्हाट इज रॉन्ग विद पाकिस्तान। हाँ, अंग्रेजी में जब बोलता है वो आज तक जुमला याद रह गया। हाँ, वो क्यों याद है? क्योंकि उसको लग रहा है छोटे बच्चे को, इनके साथ ये पाकिस्तानी क्या गलत कर रहे हैं। वो बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, भाई हमको मारने में ही लगे वो, व्हाट इज रॉन्ग विद द पाकिस्तान। वो बच्चे की मानसिकता से ही सोचेगा। उसको तो पूरा पाकिस्तान मालूम नहीं है, उसको तो ये मालूम है कि ये भंगन भी लूट रही है, या ये भी कर रहे हैं, या ये भी कर रहे हैं, पीछे पड़े हुए, तो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस पाकिस्तानी। तो बच्चा तो बच्चे की तरह सोचेगा, वो बच्चा बड़े की तरह तो सोच नहीं रहा है, समझे ना। तो वो हर करेक्टर, वो जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो उस वक्त की जो पॉलिटिकल जो हालात थे और जो सियासत के जो हालात थे और जो इमोशनल ब्रेकअप्स के जो हालात थे, कि उन्हीं हालातों के बीच में वो कथा बनी है। सनी का पूरा डायलॉग है जहाँ वो बैठा है हमेशा से बातें कर रहे हैं कि जिंदगी तो मैडम जीनी ही पड़ती है, मेरा ये गया, आपने भी ये सोचा, सबने ये हुआ। सनी बोलता है अमरीश पुरी को कि ये सब घट गया, जो घटना था घट गया, उसे भूल जाओ, मैं भूल चुका हूं, आप भी भूल जाओ। हालात घटे थे। सनी का किरदार था, सनी कहता है कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोल देता है, वो इस्लाम कबूल करने की बात बोल देता है, सब कुछ बोल देता है। उसके बाद भी क्योंकि उनकी पॉलिटिकल मंशाएं थी, अमरीश पुरी की पॉलिटिकल मंशाएं थी, और वो सरेआम उसको मार नहीं सकते थे। अगर पाकिस्तान के अंदर भी तो कानून है ना, नहीं तो अमरीश पुरी डायरेक्ट ही मार देता उसको। वो बहाने क्यों ढूंढ रहा था कि ताकि पब्लिक इकट्ठी हो और उसे मारे। अमरीश पुरी का करेक्टर अशरफ अली यही ढूंढ रहा था ना, कि ताकि पब्लिक आके मारे, ताकि इल्जाम उस पे ना आए। उसको समझाता भी है उसका साड़ू कि भाई ऐसे करोगे तो तुम्हारे पे ब्लॉट लग जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते हो आप, किसी भी देश में ऐसे नहीं कर सकते आप, कानून तो मानना ही पड़ेगा। तो वो पूरा का पूरा सीन बनाते हैं ताकि पब्लिक कैसे भी भड़के और इसको मारे। तो ऐसा ही होता है। तो खैर वो मतलब आपका ये जो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक कंसेप्शन जो आपका गदर में था, बट देन माय पॉइंट इज कि अगर आपने एक इतना सक्सेसफुल कंसेप्शन बनाया, व्हाई डू यू टेक 25 इयर्स टू मेक द सीक्वल टू इट? क्या हुआ, कथा नहीं मिल रही थी। हम बहुत सोचते थे, शायद जीते के भाग्य में था कि ये शायद दुनिया की पहली फिल्म बननी थी, या जीते ने बचपन किया, वही जीते ने बड़ा करना था, ऐसा कभी दुनिया में नहीं हुआ। शायद ये उसके भाग्य था। अच्छा। मैंने तो पिछले कई वर्षों से 10-15 सालों से सोच रहा था कि गदर 2 का मुझे गदर 1 का पार्ट 2 बनाना है, गदर 1 का पार्ट 2 बनाना है, लेकिन कहानी नहीं आ रही थी। कहानियां रोज आती थी, कहानी यही आती थी कि जीते जो है चला जाएगा पाकिस्तान, वहां किसी लड़की के प्रेम में फंस जाएगा और फिर से सनी जाएगा लेने के लिए, यही कहानी आती थी। 100 लोगों ने कहानी सुनाई मुझे, मैंने भी कई दफे कहानी सोची, पर मैं सोचता था कि जो बच्चा इतने ट्रॉमा के बाद से पाकिस्तान से आया है, वो टूरिस्ट प्लेस है कि जो वहां पाकिस्तान जाएगा दोबारा लड़की को प्यार करने के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं सोचता था ये तो मुमकिन नहीं है, कहानी कुछ भी हो ये नहीं हो सकती थी। तो कहानी एक ब्लॉक हो गया था, कहानी कोई आ नहीं रही थी, और जिस दिन कहानी आई उसके 2 साल के अंदर पिक्चर रिलीज हो गई। तो टेल मी हाउ डिफरेंट वाज इट वर्किंग विद धर्म जी एंड सनी? दोनों के बीच में क्या फर्क है, या दोनों कितने सिमिलर हैं? धर्म जी तो देखिए दोनों बहुत ही सुंदर इंसान है, मन के भी तन के भी। धर्म जी के साथ मेरी एसोसिएशन बहुत लॉन्ग रही। बर्निंग ट्रेन के टाइम पे मैं जब असिस्टेंट था, तब धर्म जी से मैं पहली बार मिला था। सर पे उन्होंने मुझे पहली मुलाकात पे सर पे हाथ रखा था। मैं 18-19 साल का था, और मुझे बोले मेहनत करो तुम जरूर कामयाब हो गए, ऐसा मेरे सर पे हाथ भी रखा था। वो स्पर्श में उनका आज तक नहीं भूलता। वो बहुत ही विनम्र आदमी थे। धर्मेंद्र को पता ही नहीं था वो कितना बड़ा इंसान है। अच्छा। वो जैसे हनुमान जी को अपनी ताकत नहीं मालूम जी। धर्म जी कोई हनुमान जी तो नहीं, हनुमान जी है, लेकिन ये एहसास, सेम एहसास उनके पास भी था कि उनको नहीं मालूम था कि वो कितने बड़े हैं। वो जिस विनम्रता से लोगों से बात कर रहे थे, इसलिए अब इस दुखद हादसे के बाद आप देखिए ना, पिछले 10 दिन से सिर्फ धर्मेंद्र ही चल रहा है। जब से वो बीमार हुए पिछला 1 महीना हो गया, धर्म जी के अलावा कुछ नहीं चल रहा सोशल मीडिया पे। हर घर में, मेरे ऑफिस में हम लोग सिर्फ अभी धर्म जी की पिक्चरें देखते हैं। कल जीवन मृत्यु देखी,
कोई ना कोई पिक्चर रोज देख रहे हैं। सब ऑफिस में लोग बैठ जाते हैं, धर्म जी की पिक्चर देखते हैं और आनंद लेते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, एक्शन में मजा लेते हैं। और तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, लोग बहुत आए गए, लेकिन धर्मेंद्र 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 यही नहीं, अमेरिका में भी यही चला, इवन मैंने सुना पाकिस्तान में भी यही जी चल हाँ, रहा है। चल रहा है। पाकिस्तान में भी मेरे पाकिस्तान के से कई मेरे पहचान वाले हैं, जावेद शेख साहब है और भी बहुत सारे पहचान वाले हैं। जी, जी। लंदन में भी बहुत से पाकिस्तानी है पहचान वाले, बोलते हैं हम तो सब धर्मपा जी की फिल्में देख रहे हैं, धर्मपा जी के गाने देख रहे हैं। जी, और सब जब धर्म जी बीमार थे तो वर्ल्ड भर से मेरे पास फोन आ रहे थे, कैसी तबीयत है, कैसी तबीयत है, वो हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलिया से, कई सब जगह से फोन आ रहे थे। तो धर्म जी की ये खासियत थी कि बहुत ही विनम्र थे, उनको पता नहीं था वो कितने बड़े थे, उनके साथ काम करना बहुत सहज था। उनके कुछ आपको एक दो ऐसे उनके वाकयात आपको याद है जो आपके दिल को छू गए हो, जो आप बहुत भूल से नहीं पाए? वाकया हैं एक दो चार ऐसे कोई कहानियां हमारे दर्शकों को सुना दें आप, एक उनको अलग साइड, डिफरेंट साइड, बिकॉज़ वी ऑल नो हिम एज अ सर्वशक्तिशाली हीरो। नहीं, हमारी इंडस्ट्री के सर्वशक्तिशाली हीरो सबसे पहले वही थे, ऑल पावरफुल हीरो जो। धर्म जी बहुत ही विनम्र इंसान थे, जैसा मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। जी, अब मैं जब उनके साथ बहुत, उनको सेंसिबिलिटी कहानी की बहुत ज्यादा थी। हम्म, जब मैं उनको कहानी सुनाने गया, हुकूमत की कहानी, जी, मेरे पास कोई कहानी नहीं थी, 5 मिनट का छोटा सा आइडिया था जी, और मैं बहुत 25-26 साल का था जी, और धर्मेंद्र बहुत बड़ा स्टार था। मैंने 2 फिल्में बना ली थी, श्रद्धांजलि और बंधन का चेहरा। जी, तो धर्म जी नीचे से ऊपर आए, अपने ऊपर से नीचे आए घर में, मुझे देखा, अरे छुटके तू, वो मुझे बनी ट्रेन से पहचानते थे। छुटके टू अच्छा। अरे तू, हाँ, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे आया हूँ कहानी सुनाने, और आप तो बहुत बड़े, अरे नहीं नहीं, सुना सुना सुना। अजीत उनका भाई बता रहा था तूने बड़ी अच्छी 2 फिल्में बनाई हैं। जी, मैंने कहा सर आपने देखी? बोले नहीं मैंने नहीं देखी, मैंने जी। दिखाऊंगा आपको। थोड़ा सुना, 5 मिनट में, जी, घड़ी से 5 मिनट जी, में उन्होंने आइडिया सुना। आज 3-3 घंटा आइडिया सुनाओ, एक्टर को आइडिया नहीं समझ आता। जी, 5 मिनट में उन्होंने कहानी सुनी जी, और मुझसे बोला इसमें जम्स तो है, जी, पिक्चर तो अच्छी बन सकती है, जी, मेहनत से बनाना, मैं कर रहा हूँ पिक्चर। मैं यंग बच्चा, धर्मेंद्र इतना बड़ा, हम्म, मेरी इस उम्र से डबल, हम्म, मैं तो वहां गिर ही गया, मैं फ्रीज हो गया, हम्म, आंखें भराई मेरी, जी, मैंने चरण छुए उनके। उन्होंने फिर वही सर पे हाथ, अरे नहीं नहीं बहुत है, सर पे हाथ रख, भाई खुश रहे, जीतते रहो, पंजाबी में जिंदे रहो, ऐसे पंजाबी में बोलते थे। और बोले थे बस अच्छे मेहनत कर, पिक्चर बना बढ़िया। तो बस वहां से वो सफर उनके साथ शुरू हुआ। और अपने पास तो बहुत पैसे थे नहीं तब, जी, अपने तो उनको इनिशियली टोकन ही दिया, मेरे अच्छा, पापा ने, हाँ, पैसे नहीं थे, जी, पापा ने एक टोकन दे दिया, जी, बोले दे देंगे शूटिंग से पहले। जी, उनका ठीक है, नहीं करो। उनको ये था कि कहानी अच्छी है, कहानी मेहनत कर, कहानी बना। तो जी, कहानी स्क्रिप्ट सुनाई, सब ओके हुआ, उसका हम शेड्यूल पे गए। 50-50 हजार आदमी हुकूमत के दौरान नैनीताल में खड़े हो जाते थे, कोई नखरा नहीं करते थे, उनके बीच में बैठ के खाना खा लेते थे, किसी को भगाते नहीं थे। जी। ऐसा मतलब शोले तो आ चुकी थी, सुपरस्टार तो थे, बहुत बड़े आदमी बहुत भी थे वो। धर्मेंद्र जी, बहुत बड़ा था, जी, 84 की बात, जी, और बहुत बड़ा था। उसके बाद हमारा एक फाइनेंसर साहब थे, जी, हालात ऐसे हुए कि वो फाइनेंसर साहब से हमारा 30 लाख का अरेंजमेंट हुआ था, जी, 5 लाख उन्होंने हमें दिए थे। जी, और बाद में उनके यहाँ कोई इशू हो गया, जी, उन्होंने बोला कि भाई मैं यहाँ से दुबई जा रहा हूँ, मैं पैसे नहीं दे सकूंगा, आपको ये जब 5 वापस देने दे दो, आई एम सो सॉरी। जी, मेरे फादर को बोला, माय फादर वाज द प्रोड्यूसर, हम तो बहुत फंस गए शेड्यूल के बीच में, क्या करें, जी, पैसे है नहीं, 400 आदमी का यूनिट है, 100 तो जूनियर आर्टिस्ट गए थे बॉम्बे से, डांसर्स हैं, फाइटर्स हैं, जी, क्या करें हमने। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा अगर मैं आज चला गया, बंद कर दिया, तो मेरा कैरियर आज बंद है। जी, मैंने यूनिट को सच्चाई एक ऐसी चीज होती है, आप सबको बता दो। मैंने कहा देखो फिल्म तो मुझे वही बनानी है जो मैं बनाऊंगा, कंप्रोमाइज 1 रुपए का करूंगा नहीं, जो लोकेशन है वो लोकेशन चाहिए, जो क्राउड है वो क्राउड चाहिए, रोटी नहीं मिलेगी चलेगा, शराब नहीं मिलेगी चलेगा, मैं तो पीता भी नहीं था, सिगरेट नहीं मिलेगी नहीं चलेगा, एक कमरे में 6 लोग रह लेंगे चलेगा, मैं एक कमरे में 6-7-8 लोग रहते थे मेरे कमरे में, हम रह लेंगे, कमरे कम कर देंगे, चीजें कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिल्म बनेगी, सब कुछ होगा। होटल वालों को कितना वक्त लगा उसको बनने में, हुकूमत को? 2.5-3 साल लगे, क्योंकि पैसे नहीं थे हमारे पास। अच्छा, तो हम ये पहला शेड्यूल में गए तो इतनी स्थिति हो गई
तो लोकल लोगों से भी पैसे लिए, ये लिए, सब हमारे प्यार, सबको हमारा दिखता था कि डेडिकेशन कितना है, जी। हम मेहनत कितनी कर रहे हैं, और उससे कैसे हम सब ये देखते थे कि खाना कैसे भी मिले। आपकी उम्र 26-27 साल तक की। हाँ, और खाना कैसे मिल जाए, हमारी एक ही प्रायोरिटी थी, बस जी। खाना हो जाए, जी। और रोटी तो चाहिए उसके बिना सर। ऑफ कोर्स। तो वो सब हो रहा था, सारी यूनिट ने साथ दिया। धर्म जी ने बोला भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। उनके बैग में 2.5-3 लाख रुपया पड़ा था, उन्होंने उठा के मुझे दे दिया, ले तू काम, पिक्चर बढ़िया बना। ये है धर्मेंद्र। ओह वाह। कौन करता है? जी हाँ। उस वक्त का 2.5-3 लाख आज का कितना है? आज तो हीरो काम नहीं शुरू करता, मतलब जब तक तो साइनिंग अवार्ड ना मिले, उसके अकाउंट में पहुंचे नहीं, वो काम नहीं करता है। और हीरो खुद आपको अपने आप से पैसे दे रहे हैं कि इसको फिल्म को पूरा कंप्लीट करिए। दैट इज सो एक्सेप्शनल, सो डिफरेंट। सिर्फ उनको ये दिख रहा था कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, ये बंदा कर रहा है। हमें एक एक गाड़ी में हम 8-8, 9-9 लोग भर के जाते थे। जी। गाड़ी थोड़ी हमको लग्जरी करने थोड़ी ना है। मेरे कमरे में हम 6-7 लोग सोते, जी। उस लोग सोते रहते थे, और मैं रात को 12-1-2 बजे काम करता रहता था, एक कोने में बैठा हुआ, जी। अपना सीन लिखता रहता था। ऐसा मैं उस फिल्म का राइटर भी मैं था, डायलॉग राइटर भी मैं था, डायरेक्टर भी मैं था, प्रोड्यूसर भी मैं था। अच्छा। तो मैं अपने सीन लिखता रहता था रात को, जो भी करेक्शन करने होते थे, वो सब लोग सोते रहते थे, जी। सो जाते थे। मैं 12 बजे के बाद अपना लिखता था, और कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या है, आदमी को काम करना हो तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं करना हो तो आपको ताजमहल में भी रुका दूं तो क्या करोगे, नहीं करोगे। सही है। कितना भी बड़ा 5 लाख रुपए का स्वीट दे दूं तो भी कोई मतलब नहीं है। सो ये ऐसे धर्म जी, तो ऐसे कितने किस्से हैं धर्म जी के मेरे जीवन में जिनका कोई मतलब। सो धर्मेंद्र इज धर्मेंद्र, बहुत ही। मैं छोटा सा शिकवा विद यू हियर इज कि आपको पता है हमारे इंडस्ट्री में कोई भी एक जेम्स बॉन्ड, ईथन हंट या जैक रायन या जैक रीचर जैसा कोई कैरेक्टर हमारे यहाँ है नहीं, शुरू से लेकर अभी तक। उन्होंने एक आध बार एजेंट विनोद और एक आध स्पाई फिल्में बनाई, लेकिन वो सब खत्म कर दी। आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की, शेर, मतलब व्हाट आई हर्ड अबाउट द मूवी वाज फैबुलस के वी आर गोइंग टू फर्स्ट टाइम हैव अ जेम्स बॉन्ड लाइक कैरेक्टर जो एक फ्रेंचाइज होगी, और धर्मेंद्र वाज द मोस्ट सुटेबल गाय फॉर दैट। तो जो मैं उसके स्टिल्स देखे और जो कुछ सुना है, वो कहानी हमने क्यों नहीं बनाई और क्या हुआ? ऐसा हुआ था, मैं जब हुकूमत कर रहा था, उन्हीं दिनों एक प्रोड्यूसर साहब आए हमारे पास जी। और बोले एक पिक्चर बनानी है आपके साथ। तो हमारा तो कोई प्राइज वाइज था नहीं, हम तो उस वक्त जब हुकूमत रिलीज से पहले क्या किसी से पैसे मांगे, उस वक्त कोई इतने पैसे मिलते भी नहीं। जी। तो हमने तो पिक्चर साइन, ये हुकूमत से पहले की बात थी? हुकूमत से पहले की अच्छा। बात। तो हुकूमत के दौरान, ओके। हुकूमत रिलीज हुई 87 में, 86 की बात थी। अच्छा। तो पिक्चर साइन कर ली, धर्म जी को कहानी सुना दी, जेम्स बॉन्ड टाइप पिक्चर बनाई, बहुत जबरदस्त स्क्रिप्ट थी, बहुत जबरदस्त बन गई थी? नहीं, स्क्रिप्ट पूरी कंप्लीट हो गई, अभी भी है मेरे पास शेर स्क्रिप्ट। जी। स्क्रिप्ट बन गई। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से 2 गाने भी रिकॉर्ड हो गए, जी। एक गाना भी शूट हो गया। HS बिहारी साहब थे उसमें लिरिक राइटर, और कादर खान साहब थे डायलॉग राइटर। बड़ी अच्छी खासी स्टार कास्ट थी, राज बब्बर भी थे, स्वप्ना भी थी, दिस और लड़की क्या नाम थी, वो अच्छी लड़की थी, और बहुत सारे लोग थे, किमी काटकर, ऐसे बहुत सारे लोग थे, अमरीश जी, जी। बहुत सारे सब। ये मल्टी स्टार मूवी थी वो, बाकायदा बड़ी पिक्चर थी जी। तो पूरा हो गया। बैंकॉक के साथ इंडो थाई प्रोडक्शन था, एक गाना शूट किया, धर्म जी का एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया, बहुत बढ़िया स्टाइलाइज किया था एकदम फैक्ट्री के अंदर। प्रोड्यूसर साहब को कोई इशू आ गया जी। वो US गए, वहां किसी उलझन में उलझ गए, उसके साथ वो कभी इंडिया नहीं आए जी। और वहां कुछ फंस गए। तो राइट्स उनके पास थे, चीजें उनके पास थी, नेगेटिव उनके पास, सब कुछ उनके पास। बहुत बरसों तक हमने कोशिश की उनसे कुछ संपर्क हो जाए, मगर कुछ हुकूमत रिलीज हो गई, हमारी तहलका आ गई, ऐलान जंग आ गई, हम चाहते थे उसको फिर भी मगर वो कोई संपर्क ही नहीं हुआ। You could not reach him in US, उनको उनसे मुलाकात नहीं हुआ? नहीं, वो कुछ उनको इशू हो गया था। अच्छा। वो किसी ऑफेंस में फंस गए थे। अच्छा। सब हो गया था। तो उनके जो लीगल हेयर्स थे उनसे कभी कुछ नहीं हो पाया। फिर हम इन पिक्चरों में घुस गए, ऐलान जंग, तहलका, ये वो सब में हमने भी दिमाग से निकाला। You never thought of creating another James Bond with धर्मेंद्र again? हो गया जी। फिर अचानक अभी फिर से वो पोस्टर आ गया जी,
हाँ तो एकदम इतना ज्यादा वो हो गया। हाँ पर आज मुझे लगता है यार मैं थोड़ा सा कोशिश करता, मैंने कोशिश की थी वैसे, काफी गाना भी शूट हुआ था, सब कुछ था, जी लेकिन क्या था वो राइट्स इन थाईलैंड का कोई प्रोड्यूसर था, उसको हम नहीं जानते थे। जी यहाँ का कोई प्रोड्यूसर था, कुछ था जी वो टेक्निकल, और वो प्रोड्यूसर को कोई कोई क्रिमिनल अफेंस में कहीं कुछ फंस गए थे, अच्छा कोई इशू हुआ था उनको। जी मैं नहीं जानता क्या अच्छा उस अच्छा सुनते ड्रग व्रग का कोई इशू हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था अमेरिका में, कुछ घटा था, क्या घटा, आई हैव नो आइडिया। बट आपने ऐसा एक शुरुआत सनी के साथ तो की थी आपने, द लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई में, हीरो में, द हीरो हीरो में जी। वहाँ तो वो कैरेक्टर को फिर आपने क्यों नहीं डेवलप किया उसी तरह से, और आगे जो वो रोल भी अपने आप में बहुत वेल फ्लेश्ड आउट था। नहीं किया, लेकिन बस वही है, वो भी टाइम्स प्रोड्यूसर थे, उनको मैंने कई दफे बोला शुरू करो, तो वो बस, अब क्या होता है जिसके पास राइट्स होते हैं वही आगे बढ़ाएगा उसको, दूसरा कोई जी। कैसे आगे बढ़ाएगा। तो आपने एज ए डायरेक्टर सोचा नहीं उस फ्रेंचाइज को आगे प्रमोट करें या सोचा करें? मैंने कई दफे, अभी भी सोचता हूँ, एक स्क्रिप्ट भी बना के रखी हुई है जी द रियल हीरो करके, देखिए मौका लगेगा तो करेंगे, अच्छा। देखेंगे। तो उस जमाने में प्रियंका चोपड़ा वाज नॉट अ बिग नेम व्हेन नहीं, यू, प्रियंका चोपड़ा की पहली फिल्म थी द हीरो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि शिवा इट वाज जस्ट अ डेब्यू मूवी फॉर हर। आपने सोचा नहीं कि आप एक इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं और एक नई लड़की को लेके बना रहे हैं प्रियंका चोपड़ा को, क्या प्रियंका हुआ? चोपड़ा बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, जी एक्ट्रेस हैं, जी और जब वो मुझे मिली थी तो मेरा ख्याल है पहली ऐसी एक्ट्रेस हैं जी जिनको मैंने पहली मीटिंग में ही साइन किया है। जी मेरे लाइफ में जब भी कोई नई लड़की आई, जी 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 4 मीटिंग की, स्किन टेस्ट लिया, मैंने उनका स्किन टेस्ट भी लिया। जी मैं जब उनको बात कर रहा था, हम्म, बात करने में जो मैंने उनमें कॉन्फिडेंस देखा, मिस वर्ल्ड होके आई थी, जी जी मुझे लगा ये लड़की एकदम राइट है मेरे रोल के लिए, और पहली मुलाकात में ही मैंने उनको साइन कर लिया। अच्छा। तो अब मैं जानना चाह रहा था कि धर्म जी के साथ में जब आपने उनके साथ खत्म किया तो आपने सोचा नहीं कि कभी ऐसा कुछ होता आपके साथ में जो आप धर्म जी और सनी दोनों को लेकर कुछ एक्शन टाइप का बनाते, आप दोनों बाप बेटों को साथ में लेके? अपने जब हम कर रहे थे तो यही था कि अपने जब करते वक्त यही था कि एक्शन करें, एक्शन करें। जी वो भी लोग चाहते थे एक्शन करें, लेकिन मैं कभी एक्शन नहीं चाहता था। जी मैं चाहता था फैमिली फिल्म, क्योंकि मैं इस फैमिली का बॉन्ड जानता हूँ, दे आर वेरी इमोशनल पीपल। जी जी सनी, बॉबी, धर्म जी, और बॉबी तो इसमें सबसे ज्यादा हाईली इमोशनल है। जी तीनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं, जी तीनों के अंदर जो गुण है, उनकी आत्मा बहुत बहुत ही अच्छी है। जी और एक गुण जो तीनों में सबसे ज्यादा है, किसी का बुरा नहीं चाहते, ये सबसे बड़ा गुण है। जी जब आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो तो ईश्वर आपका अच्छा ही करता है। जी आप देखिए ना, सनी बॉबी अभी दोनों कितने अच्छे काम। हाँ, बट अपने मतलब वो जो आप जो चाह रहे थे फैमिली बॉन्डिंग, वो शायद थोड़ा उसके अंदर बराबर से आ नहीं पाई फिल्म जो थी। आई मीन पर्सनली आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ टेक ऑफ फ्रॉम रॉकी 4 का टेक ऑफ था। नहीं नहीं, कोई रॉकी 4 तो मुझे मालूम भी नहीं क्या फिल्म है, रॉकी 4 से कुछ इट वाज अ बॉक्सिंग स्टफ। बॉक्सिंग थी, पर रॉकी 4 से उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो ओरिजिनल फिल्म थी, ओरिजिनल थॉट की फिल्म थी। और उसका दोस्त भी जो है वो उसमें एक्चुअली रॉकी 4 में दोस्त मर जाता है, तो उसके लिए फिर आता है और बॉक्सिंग में रिटर्न करके उसके प्रतिद्वंदी को हराता है। दैट वाज द स्टोरी। वो होगी रॉकी 4, पर हाँ हमने कोई उससे कोई सोचा नहीं था, जी। हमने तो अपने हिसाब से अपनी कहानी बनाई थी। बट धर्म जी और सनी को लेकर भी साथ में भी आपने एक्शन नहीं कंसीव किया, प्लान नहीं, किया? कभी नहीं। आई जस्ट थॉट वाज वन वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे दो एक्शन हीरो, मतलब कल के एक्शन स्टार आज के। ये हो सकता था जी, आप मिले नहीं, आप मिले कोई कहानी दे दे के तो हो जाता। इट्स जस्ट अ थिंकिंग अलाउड सर, इसमें कोई वो बात नहीं है। मैं आई जस्ट कम बैक टू योर बिगनिंग, श्रद्धांजलि सर, आपने वो कैसे की, कैसे शुरुआत की आपने? हाउ डिड यू मैनेज टू? सर बड़ा ही, मैं असिस्टेंट था बीआर फिल्म में, जी 21-22 साल का था, मुझे फिल्म बनानी थी जी बस। तो मैं सोचता था क्या करूं। फिल्म लाइन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे समझ आ गई थी क्योंकि बीआर फिल्म में था मैं, जी कि यहाँ पर आपने अगर, और ये मैं बात कह रहा हूँ हर उस दर्शक, हर उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति फिल्म लाइन में आना चाहता है, मेरा अपना अनुभव कह रहा हूँ। जी फिल्म लाइन में क्या है कि अगर आपने, यहाँ बड़े ग्रेड्स बनाए हुए लोगों ने जी कि ये छोटी फिल्म है, ये मिडिल फिल्म है, ये बड़ी फिल्म है, ये बहुत बड़ी फिल्म है, जी ये बहुत बड़े लोग हैं, ये मिडिल लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, और ये और भी छोटे लोग हैं। इसकी मैं तो इसको मानता नहीं हूँ, जी लेकिन फिर भी मानना पड़ता है। मानना इसलिए पड़ता है कि इंडस्ट्री उस बात को मानती है। अगर आपको, आप एकदम बहुत छोटे, फिल्म तो कोई छोटी बड़ी होती नहीं है, लेकिन सो कॉल्ड छोटी बड़ी फिल्म या नए लोगों के साथ आप काम शुरू करो जी तो
या जिनकी कोई स्टैंडिंग ना हो फिल्म में, तो आपको अपने कैरियर में ऊपर आने में बहुत टाइम लग जाता है, जी स्टेप बाय स्टेप। जी लेकिन अगर आप काम शुरू करो थोड़ा मिडिल लोगों से या एकदम टॉप लोगों से या एकदम एक्सट्रीम टॉप लोगों के साथ से आप वहां तक इनिशियल डेज में पहुंच जाओ, तो आपके करियर की छलांग लगाने की चांस बहुत ज्यादा हो। जी तो जब मैं श्रद्धांजलि कर रहा था तो मैं बीआर फिल्म में असिस्टेंट था, तो वहाँ बर्निंग ट्रेन थी, बहुत सारे कलाकार थे, बहुत सारे थे, तो मेरा बहुत सारे कलाकार साथ उठना बैठना समझ हो गया था। जी और मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी कि इंडस्ट्री यही इन्हीं सब कलाकारों को, इन्हीं सब टेक्नीशियनों के बीच में घूमती है जो एकदम यहाँ पर है। यही माल बिकता है, अगर आप बिकते नहीं हो तो आप टिकते नहीं हो फिल्म लाइन में। सिंपल बात समझ आ गई। करेक्ट। आपको टिकना है तो बिकना है। जी आपको अपनी वैल्यू इतनी बनानी है कि लोग आपके साथ काम करें। जी तो हमारी तो कोई वैल्यू है नहीं, हम तो नए हैं, तो हमें किसी ऐसे बंदे के साथ काम करना है जिसकी वैल्यू है। तो मैं सोचता था कि यार कोई बहुत बड़ी एक्शन पिक्चर बनाऊं किसी बड़े हीरो के साथ, या बड़े हीरो के साथ लव स्टोरी करूं। तो मुझे लगता था कौन करेगा बड़ा हीरो, मेरे संग आएगा ही नहीं, फिर नहीं आएगा कोई। भले मैं बीआर में असिस्टेंट हूँ मगर कौन आएगा ना, हमारे पास पैसे, उस वक्त कॉर्पोरेट होता नहीं था जी कि आपने कोई बड़ा हीरो साइन कर लिया और कॉर्पोरेट आपके पास है, या Correct. कोई कॉर्पोरेट नहीं था। जी आपको अपनी जेब में से पैसा लगाना पड़ता था, जी आपके अपने पैसे चाहिए थे। जी तो मैंने सोचा कि मैं हीरोइन ओरिएंटेड बनाऊंगा, हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म होगी तो मेरी फिल्म में बड़ी हीरोइन होगी तो बड़ा ग्रेड होगा। तो फिर मैंने हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म की कहानी सोचना शुरू की, जी और मैंने कहानी सोची। कहने को मैं पहली फिल्म लव स्टोरी बनाना चाहता था, पर वो मुझे कुछ उसका रास्ता दिख नहीं रहा था कि कैसे बनाऊं। जी तो मैंने वो कहानी सोची, कहानी मैंने अपनी माँ को सुनाई। फिर मौका लगा राखी जी के पास जाने का, राखी जी को सुनाई। राखी जी वाज टू नाइस, राखी जी ने हाँ कह दी, राखी जी ने हाँ कह दी, और बस फिल्म। फिर पापा को बोला, फिर पैसे वैसों का इंतजाम किया। कैसे इंतजाम क्यों बताइए ना, वो दैट इज इंटरेस्टिंग पार्ट कि हाउ मच यू बिलीव इन योरसेल्फ। आज देखिए 21-22 साल के बच्चे इस कदम उठाए ही नहीं, आपने उस जमाने में इतना बड़ा कदम उठाया, और कैसे उठाया मैं चाह रहा हूँ वो कहानी लोगों को इंस्पायर करे। आई थिंक दे शुड नो व्हाट यू डिड। मैं राखी जी के पास गया था जी तो मैं घर में किसी को बोल के नहीं गया था। जी मुझे लगा यार मैं जा रहा हूँ, क्योंकि 40 साल से पहले का कोई आदमी डायरेक्टर बनता नहीं था उस जमाने में। जी 40 पे था मैं, इस उम्र में जा रहा हूँ, तो अभी जा रहा हूँ तो घर में बड़ा मजाक बनेगा अगर राखी ने ना कर दिया। सब भाई बहन रिश्तेदार दोस्त यार सब कहेंगे लो ये राखी को डायरेक्टर बनने की सोच रहा है, अंडे से निकला नहीं चूजा बन गया, उड़ रहा है। ओके तो मैं गया, मैं मेरी मौसी से 1001 रुपया लिफाफे में लेके गया राखी के लिए, और मैंने राखी जी को कहानी से, राखी जी ऐसे देख रही, तो मैंने कहा मैडम ये भी मुझे घर वालों से मैं किसी को बताए बिना आया हूँ, मैं जो भी मेरे अंदर सच है मैं बोल देता हूँ, इसलिए डर नहीं है, सच बोलने वाले आदमी को डर नहीं रहता। ये भी मौसी से उधार लेके आया, वो भी इनको वापस देना है, तो कि अगर आप ना कर देती मजाक बनता क्या फायदा। तो ये है, इतना बता देता हूँ, आप रखिए, आपको जो भी साइनिंग चाहिए मैं दूंगा, शूटिंग से पहले दे दूंगा। माई स्टेक्स आर मोर हायर देन यू, आप तो कहीं भी अपनी डेटें दे देंगी, बट माई स्टेक्स आर मोर हायर देन यू। ये देख के मेरी आंखों में थोड़ी 1 सेकंड देखती रही, मैं भी देखता रहा। अपने भाई को बोला ले लो, और उनका डन। हम घर आए, पापा को बताया, पापा बहुत खुश हो गए, सब बहुत खुश हो गए, ये डेटें ले आया, ये ले आया, वो ले आया। अब पापा माँ से बात कर रहे हैं, या 10-15 लाख रुपया लगेंगे 2 महीने के अंदर, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, करेंगे ये करेंगे, ये सब बातें चल रही थी, ये करेंगे वो करेंगे फलाना करेंगे। घर में जैसे हो जाता है, अब बच्चे का मन तो नहीं तोड़ सकते। ओके वेरी सपोर्टिव ऑफ देम। तो 5-6 दिन के बाद, 4 दिन के बाद राखी जी के यहाँ से फोन आया कि वो, तो मैंने स्क्रिप्ट पहुंचा दी, ये किया, बांदा स्टेशन पर टाइपिस्ट के पास बैठ के स्क्रिप्ट टाइप कराई, ना कोई ऑफिस है ना कुछ है, सब कैसे भी करा के भेज दी उनको स्क्रिप्ट पूरी, और सब कुछ कर दिया। और फोन आया कि भाई ऐसा आउटडोर जा रही है, तो कपड़े बनाने सारे, तो 25,000 रुपये इमीडिएटली भेजे। कहाँ से 25,000 आएंगे, तो माँ ने अपनी सारी ज्वेलरी निकाल दी। जी सारी ज्वेलरी निकाल दी। हाँ ये ले लो जी। तो उससे कुछ राखी जी को पैसे दिए, कुछ पैसे बचे, उससे
बाकी सब एक्टरों को साइन किया, बाकी सबको साइन किया, जी। और क्या मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बस हो गया बस। तो बस यही है, आप इरादा था, सब कुछ था, ईश्वर पे भरोसा था, जी। उस पे भरोसा तो सारे काम होते हैं, और था कि हम कर लेंगे, ताप है। सही बात है। तो आई जस्ट कम बैक टू धर्म जी एंड सनी जी अगेन। मैं सनी वाला क्वेश्चन फिर से पूछूंगा, लेकिन ये कि आपने एक सीन अपने आप में जो लोगों को इमोर्टलाइज कर दिया था, वो पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ने वाला गदर में। आपने पॉइंट सेकंड सीजन में फिर से हैंडपंप पंप से वो देखता है, वो माय होल पॉइंट इज कि ये सीन कहाँ से लाए, क्यों लाए, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ द सीन? ऐसा था जी, ये सीन के खिलाफ थे सब लोग, कोई फेवर सब खिलाफ थे। मैं वही कह रहा हूँ, इट लुक्स सो इलॉजिकल। जी, इलॉजिकल है जी, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ फिल्म लॉजिक से नहीं बनती है, फिल्म इमोशन से बनती है। जी, जब आप कथाएं सुनते हो, महाभारत, रामायण, या बाइबल की भी कोई कथा, जी, या कुरान से भी कोई कथा, और जब आप वो कथाएं सुनते हो तो इमोशन में उन कथाओं को आप कैसे बिलीव करते हो? जी, जब मैं ये कथा कहता हूँ कि हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उखाड़ लिया संजीवनी बूटी के लिए, तो आप कैसे इमोशनली बिलीव करते हो, और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, नहीं आ जाते जी, हैं? तो कैसे आते हैं? जी, तो लॉजिक्स, कहानियां लॉजिक नहीं होती। जी, ये बात जब लोगों को कहानियां इमोशन होती हैं, लॉजिक नहीं है। लॉजिक तो स्कूल में पढ़ाई है। जी, अगर वो आपको लॉजिक चाहिए तो फिर आप स्कूल में जाइए, पाठशाला में जाइए, वहां पढ़िए, जी, वहां आपको लॉजिक पढ़ाएंगे वो। करेक्ट। या मूवीज आर सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एक्चुअली। हाँ, मूवीज क्या है, मूवीज में इमोशन चलता है, जी, और इमोशन आपको अगर ड्राइव कर गया जी, तो आप आसमान पे चले गए। इमोशन ड्राइव कर जाता है। अमर अकबर एंथोनी में कि तीनों जो है एक ही माँ को खून चढ़ा रहे हैं, जो पॉसिबल ही नहीं। उसी वक्त लेटे हुए हैं और उसी वक्त लगा हुआ है, ये पॉसिबल नहीं, और उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, लेकिन लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग इमोशनली रो रहे हैं। जी, तो मूवी है क्या? जी, बात क्या है कि आपके माइंड में जी, आपका जब आपका माइंड लॉजिक जब आपको डिस्टर्ब कर देता है स्क्रिप्ट को, तो आप तय कर लीजिए ना, या तो आप बहुत रियलिस्टिक फिल्म बना रहे हैं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। जी, लेकिन आप फिल्म बना रहे हैं एक ड्रामेटिक, या फिल्म बना रहे हैं आप एकदम लार्जर देन लाइफ, जी, तो आप इमोशंस को राइट में रख दीजिए, लेफ्ट में रख दीजिए, परे रख दीजिए। तो जब मैं वो सीन कर रहा था और जब मैं लिख रहा था, तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं साला कोई चीज उखाड़ूं और मार दूं उस पे, कोई पहाड़ उठाऊं और मार दूं उस पे। ये मेरा अंदर से इमोशन कह रहा था। और जब मैं उस लोकेशन पे पहुंचा तो वहां तो फाउंटेन वो था, फाउंटेन था, फाउंटेन को तो उखाड़ा नहीं जा सकता, कैसे घुसेगा अंदर, लॉजिकली जाना। मेरा अब तो मन कर रहा था साला बिल्डिंग ही उठा के फेंक दे, लेकिन कैसे करेगा? जब पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया मैंने, बोल दिया इस्लाम कबूल करने को रेडी हूँ, उसके बाद भी आप बोल रहे हो हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलो, तो मेरे को कितना गुस्सा आएगा जी, और हजारों लोग मुझे मारने को भेज दोगे, तो मेरे को लग रहा है मैं साला ऐसा कुछ कर डालूं। जी, तो मैंने कहा मैं हैंडपंप लगवाया, जी, और मैंने कहा वही उठा के मारेगा। मुझे लगा हैंडपंप उस जमाने में होते थे, हर जगह होते थे। तो सब ने बोला ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ये हो सकता है। 2 घंटे शूटिंग रुकी रही। जी, मैंने कहा नहीं, मेरा इमोशन है, मुझे चाहिए, मेरा इमोशन है, मैं तो साला बिल्डिंग उठा दूं। फिर मैंने ये हनुमान जी वाला एग्जाम्पल दिया जी, कि भाई इमोशन में संजीवनी तो पहाड़ उठा दिया ना, आप हनुमान जी ना सही, हीरो हमारा हनुमान जी ना सही, लेकिन इमोशन तो वही है। सही है। तो मैं तो लगता है ये बिल्डिंग ही उठा दूं, नहीं है। तो फिर समझ आया सबको, और मैंने कहा नहीं अच्छा लगेगा, उठा के बाहर फेंक देंगे, एक सीन ही तो है, कट कर देंगे, है क्या, 2 घंटे की शूट होगी, 4 घंटे की शूट होगी, इतना पोर्शन हटा देंगे, और कर ले। तो आपने सेकंड पार्ट में फिर से वही सीन लाया है? हाँ, तो सेकंड पार्ट में तो मुझे मालूम था कि उस हैंडपंप का क्या इम्पैक्ट है पूरे भारत में, तो ले आया मैं। इस बार देखेगा, खाली सिर्फ देखेगा और वो आदमी भाग जाएगा डर के। हाँ, मतलब दैट वाज अजीब। हाँ, तो वो एक जब अगर कहीं रियल लाइफ में अगर कोई आदमी ऐसे हैंडपंप उखाड़ के घुमा दे तो क्या इम्पैक्ट होगा, उसका इम्पैक्ट यही होगा। हमने क्योंकि हम कहानियां सुनते थे बचपन से, अरे यार वो था, उन्होंने डंडे से शेर को मार दिया, हाँ। उन्हें जो डंडा घुमाया, वो आदमी वैसे ही डंडा लेके ही चलेगा तो लोग भाग जाएंगे। ये कहानियां गांव देहातों की सुनते हैं ना जी, साहब। जी, जी, जी। तो हम बेसिकली वही गांव देहात वाले जी 40,000 साल पुराने या 4 लाख साल पुराने लोग हैं, हमारा डीएनए तो वही है। जी, सही है।
तो मैं लास्ट में सर कहूँ आपसे, एक मुझे एक और कुछ धर्म जी के बारे में एक कोई बहुत इमोशनल या कोई ऐसा इंसिडेंट सुना दीजिए जो मैं उनका बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ अपने बचपन में। देखिए, धर्म जी के आप ही नहीं, मैं नहीं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब फैन हैं, और धर्म जी के बहुत सारे किस्से, बहुत सारी चीजें। एक ऐसा किस्सा है जो मतलब जो दिल को छू जाए, जो जो हम अपने दर्शकों को इस वक्त अलविदाई तोहफा देके चले। अभी ऐसा है कि जब देखिए मेरी लास्ट मुलाकात धर्म जी से सुना देता हूँ। जी बताइए। मैं उस दिन एक सिलसिले में मैं बॉबी से मिलने गया था। अस्पताल में, घर पे? घर पे जी। हॉस्पिटल नहीं गए थे, ये पिछले सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक की बात है। मैं गया था मिलने। हाँ, तो बैठे हुए थे, हमेशा उनसे बहुत सारे लोग मिलने आते थे और वो सबसे मिलते थे। जी। सबसे मिलते थे। तो मैं, अरे आ भाई आ, क्या हाल है, अरे भाई क्या, आजा आजा आजा, पाँव छुए, गले वले लगाया, प्यार ऐसा, वो ऐसा प्यार करते थे पूछो मत। तो मैं, और क्या चल रहा है, बॉबी आ गया, बोले बॉबी से मिलने आएगा। अच्छा 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 अच्छा, मिल ले। मैं बॉबी से मिल के आया, फिर आया, बैठा और बोले और क्या हो रहा है। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे कहानी कर रहा हूँ, माफियाज की कहानी है, उत्कर्ष के लिए कुछ प्लान कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा 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 अच्छा, और क्या आपने कहा क्या हो रहा है। मैंने कहा सर उस पर भी वक्त चल रहा है। अच्छा, मुझे बोलते हैं यार अनिल बेटा, मेरे लिए बहुत कमाल का एक रोल लेके यार, मुझे करना है, मुझे कुछ करना है अभी। अच्छा यार कैमरा मेरी महबूबा है, वो मुझे बुला रही है, मुझे जाना है उसके पास, कुछ कर तू मेरे लिए, कुछ बढ़िया रोल लेकर कुछ करूंगा। 2-3 दफे बोला, ऐसे बड़े बड़े हाथ ऐसे करके। मैंने सोचा, मैंने कहा सर जरूर करूंगा। मुझे थोड़ी मालूम था आज ही मैं बोल रहा हूँ सर नहीं होंगे। और ऐसा चरण छुआ और मैं बाहर निकला और देखा उनको, वो ऐसा देख रहे थे मेरे को। मैंने फिर दरवाजे से ऐसे हाथ जोड़ा। वो मेरी लास्ट मुलाकात थी जब मैंने उनको देखा, और मैं गाड़ी में बैठ के सोच रहा था कि 90 साल होने को आ गए इनको। अभी 8 दिसंबर उनका जन्मदिन है, 90 साल बाद। मैंने कहा देखो क्या जील है इस आदमी के अंदर, आज भी सिनेमा से कितना प्यार है। सिनेमा इनके लिए कोई धंधा, कोई व्यवसाय, कोई व्यापार नहीं है। सिनेमा इनके लिए महबूबा है, प्यार है, प्रेम है। जिस वो प्रेम, वो प्यार, जब आज से 60 साल पहले, ये 60-70 साल पहले, जब ये अपने फ्रंटियर मेल को बोलते थे स्टेशन पे सानेवाल में कि मुझे तू बम्बई ले जा और मुझे फिल्म लाइन में ले जा, वो मेरा घर है, वो मेरा परिवार है। और फ्रंटियर मिल के रोज हाथ जोड़ते थे, मुझे एक दफे तू बम्बई ले जा। और पुलिया पे ही बैठे रहते थे और फ्रंटियर मिल को आते जाते देखते थे कि ये मुझे एक दिन कब बम्बई ले जाएगी। ये वही धर्मेंद्र है, वही फिल्मों को प्यार करने वाला आदमी। उस 70 साल में उनका प्यार कम नहीं हुआ, उतना ही रहा। सिनेमा ही उनके लिए जीवन था, सिनेमा ही उनके लिए सब कुछ था। और दर्शक उनके लिए सबसे ज्यादा प्यार करते थे। दर्शकों को वो इतना प्यार करते थे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सुना धर्म जी की मोहब्बत सिनेमा के साथ में, कैमरा उनकी महबूबा थी। और जैसे कि शर्मा साहब ने उनके साथ आखिरी मुलाकात बताई कि कैसे वो जोश, उस 90 साल की उम्र में भी उनका जोश खरोश था कि एक बार वो कैमरे को उस पूरे जोश के साथ फेस करें। आई होप कि शायद शर्मा जी उनकी ख्वाहिश पूरी कर पाते और हम लोग एक बार धर्म जी को ऐसे रोल में देख पाते थे। 8 दिसंबर को उनका जन्मदिन है और ये शो आप लोगों को पसंद आएगा। आई होप। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने कमेंट में बताइए कैसा आपको लगा और शर्मा साहब किस फिल्म में चाहते हैं और कैसी क्या बनाए सनी के साथ, बॉबी के साथ और इस परिवार के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब।